Hello, students. Here we are with our chapter, The Story of Cricket from class 7, and our book name is Honeycomb. We are reading our unit 10, and in our previous video, we have read till here. तो यहाँ तक हम अपना पढ़ चुके हैं. तो इसमें हम पढ़ें कि कैसे इस क्रिकेट की शुरुआत हुई और कैसे फिर धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते रहे. तो पहले जो थी वो बॉल कैसे मारी दी जाती थी, अंडर आर्म दी जाती थी, ठीक है, ज़मीन में. फिर उसमें परिवर्तन हुआ और बॉल अंडर आर्म देने के बजाय हवा में फेंकी जाने लगी. तो इससे क्या हुआ कि इससे परिवर्तन आया. जैसे गेंदबाजों में भी परिवर्तन आए गेंदबाजी करने में. जैसे वो उन्हें लंबाई का विकल्प दिया गया और हवा के माध्यम से गेंद में वो करतब कर सकते थे, अपने तरकीबें कर सकते थे और उनकी स्पेस भी बढ़ता था, ठीक है, पेस भी बढ़ता था, यानी उनमें गति भी बढ़ती थी. तो यहाँ तक हमने पढ़ा. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. इसने घुमाव और उतार चढ़ाव के लिए नई संभावनाएं भी खोली. जो तो स्पिन एंड स्विंग यानी जो घुमाव और लय या उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए भी उसने नई संभावनाएं खोली. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सेलेक्शन. जवाब में बल्लेबाजों को समय और मारने के चयन में महारत हासिल करनी थी. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. तो एक चेंज क्या हुआ कह रहे हैं. वन इमीडिएट तुरंत जो एक तत्काल जो परिणाम जो वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व बैट विथ द स्ट्रेट वन. एक तत्काल परिणाम सीधे बल्ले के साथ घुमावदार बल्ले का प्रतिस्थापन था. अब जो कर्व बैट है उसके बजाय अब क्या ले लिया गया था, सीधा बैट ले लिया गया था. द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 right 1 share 2 and 2 5 right 3 share 4. तो देख आउंस. तो द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 right 1 share 2 और 5 right 3 share 4 आउंस. तो गेंद का वजन 5/1/2 से 5/3/4 औंस के बीच सीमित था. एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 inches और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच थी. तो देखो अब यहाँ पर क्या कर लिया था, बैट और बॉल की भी जो लंबाई थी वो भी फिक्स कर दी थी. बैट की लंबाई होनी चाहिए थी 4 इंच, विड्थ मतलब चौड़ाई होनी चाहिए थी 4 इंच, 4 इंच चौड़ा होना चाहिए था बैट. और जो बॉल की जो वेट था वो 5 right 1 share 2 5 share 3 5 right 3 share 4 के बीच में, आउंस के बीच में होनी चाहिए थी, ठीक है. In 1774 the first leg before law was published. 1774 में सबसे पहले लेग बिफोर का नियम पारित किया गया था, ठीक है. लेग बिफोर होता है क्रिकेट में, तो उसका नियम, उसका कानून सबसे पहले 1774 में पारित किया गया था. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन. तभी इसी समय एक तीसरा स्टंप आम हो गया. देखो पहले 2 स्टंप थे, तो फिर इसी टाइम पे 1774 में भी 3 जो स्टंप हैं उनका होना आम हो गया था, मतलब 3 स्टंप कर दिए थे. बाय 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 seam क्रिकेट बॉल. 1780 तक एक बड़े मैच की लंबाई 3 दिन हो गई और इसी साल पहली बार 6 बार सिलाई वाली गेंद का निर्माण हुआ, ठीक है. तो इसी साल वो कह रहे हैं 1780 में क्या हुआ कि जो 3 days का जो मेजर मैच था, जो बड़ा मैच था, उसका की लंबाई कितनी हो गई, 3 दिन हो गई.
और इसी साल क्या हुआ, पहली बार 6 सिलाई से 6 सेम मीन्स होता है 6 सिलाई, तो 6 सिलाई वाली गेंद का निर्माण हुआ। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England. If you look at the game's equipment, यदि आप क्रिकेट के उपकरणों को देखो, you can see how cricket both changed with changing times. आप देखोगे कि कैसे समय बदलने के साथ क्रिकेट बदला, एंड येट फंडामेंटल रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, और फिर भी मूल रूप से जहाँ इसकी वास्तविक उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड के देहात से बना रहा। ठीक है, तो जहाँ इसकी मूल, तो वो कह रहे हैं इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, यदि आप गेम के उपकरणों को देखोगे, इस खेल के उपकरणों को देखो, तो क्रिकेट के उपकरण क्या होते हैं, बैट, बॉल, पैड, ग्लव्स, स्टंप, इस तरह से ये सब क्या हो गया, इसके उपकरण हो गए। ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, यदि आप क्रिकेट के उपकरणों को देखोगे, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स, आप देखोगे कि कैसे दोनों समय बदलने के साथ क्रिकेट और दोनों में बदलाव आया, इक्विपमेंट में भी और क्रिकेट में भी। हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स, कैसे बदलते समय के साथ क्रिकेट और उसके जो उपकरण हैं दोनों में कैसे बदलाव आया। एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, और फिर भी या वास्तविक रूप में मूल रूप से इंग्लैंड के देहात से बना रहा। मीन्स जो क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी, इंग्लैंड के देहात से हुई थी। हालांकि इसमें चेंजेज आए इसके इक्विपमेंट में भी और क्रिकेट में भी समय के साथ साथ, लेकिन फिर भी वह अपने मूल रूप से जो इंग्लैंड के देहात था उन्हीं से वह क्या रहा, बना रहा, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रिकेट की। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्रिकेट के महत्वपूर्ण औजार प्राकृतिक औद्योगिकीकरण से पहले की सामग्रियों से बने होते थे। द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्विन एंड क्रॉक। बल्ला चमड़े का, रस्सी और डांट के बने होते थे। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वो हैं क्रिकेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, जो मोस्ट महत्वपूर्ण जो औजार हैं, उसके उपकरण हैं, वे किससे बने हैं, प्राकृतिक और औद्योगिकरण से पहले जो सामग्री थी उनसे बने हैं। ठीक है, तो जैसे बैट है वो किससे बना है, लेदर से, ट्वाइन यानी रस्सी से, और क्रॉक यानी डार्ट। ठीक है, तो दैट बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड क्रॉक। बैट, बल्ले चमड़े, रस्सी और डार्ट के बने होते हैं। Even today, both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. Even today, बल्कि आज भी गेंद और बल्ला दोनों ही हाथ से बने होते हैं, औद्योगिक रूप से निर्मित नहीं। इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड मीन्स होता है औद्योगिक रूप से निर्मित। तो देखो, इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। आज भी बैट और बल्ला और गेंद दोनों ही हाथ से बने होते हैं, औद्योगिक रूप से निर्मित नहीं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। समय के साथ बल्ले की सामग्री थोड़ी बदल गई। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले इसे लकड़ी के एक टुकड़े से काट दिया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज, द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ द केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनाइज्ड एंड ट्रेडिंग कंपनीज established themselves in एशिया। तो कह रहे हैं वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। तो देखो समय के साथ क्या हो रहा है, बैट में भी चेंज आया। तो वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंपल पीस ऑफ वुड, पहले इसे एक लकड़ी के
टुकड़े में काट दिया गया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। अब इसमें 2 टुकड़े होते हैं। द पी द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री। चपटा भाग जो विलो पेड़ की लकड़ी से बना होता है। देखो बैट का जो चपटा यानी नीचे का जिससे शॉट मारते हैं, तो वो किससे बना होता है, कह रहे हैं विलो पेड़ की लकड़ी से। एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन। और हत्ता जो बेंत से बना होता है, ठीक है। हत्ता किससे बना होता है, उसका ऊपर का हैंडल जिसको आप पकड़ते हो वो किससे बना होता है, वो बेंत से बना होता है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। जैसा कि यूरोपीय उपनिवेशवादियों और व्यापारिक कंपनियों ने अपने आप को एशिया में स्थापित कर दिया है, यह अब उपलब्ध हो गया है। तो ये चीज़ें अब उपलब्ध हो गई हैं, क्योंकि हो गई थी जैसे कि जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स हैं यानी यूरोपीय उपनिवेश हैं उन्होंने, और जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं यानी व्यापारिक जो इकाइयां हैं, उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है कहाँ, एशिया में, ठीक है। तो इसलिए अब ये क्या कह रहे हैं, एशिया यानी जहाँ हमारी कंट्री है, तो इधर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें क्या हो गई हैं, आराम से अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं, तो पहले जो है बैट भी जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो क्रिकेट के इक्विपमेंट हैं वो नेचुरल जो मटेरियल होते हैं उनसे बने होते हैं। जैसे बैट बना होता है लेदर, ट्विन और क्रॉक से यानी चमड़े, रस्सी और डांट से बना होता है। और आज भी जो है बैट और बॉल जो हैं वो दोनों ही हैंडमेड होते हैं, ना कि औद्योगिक से बने नहीं होते, बल्कि हाथ से बने होते हैं, मशीनों द्वारा नहीं बने होते हैं, वो हाथ से बने होते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल है उसमें समय के साथ साथ क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे पहले क्या किया जाता था, बैट को सीधे एक पीस के लकड़ी के टुकड़े के रूप में काट दिया जाता था, लेकिन अब इसके 2 पीसेज होते हैं, कह रहे हैं। जैसे ब्लेड है, जो नीचे का हिस्सा है जिससे आप शॉट मारते हो, तो वो जो ब्लेड है यानी चपटा भाग, वह बना होता है विलो की लकड़ी से, ठीक है, विलो पेड़ की लकड़ी से बना होता है। और जो हैंडल होता है वो बेंत से बना होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia। जैसा कि यूरोपीय उपनिवेशवादियों और व्यापारिक कंपनियों ने अपने आप को एशिया में स्थापित कर लिया है, अब यह उपलब्ध हो गए हैं, ठीक है। अब ये आसानी से मिल जाते हैं। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स। To remake its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglasses and metal have been firmly rejected। तो देखो वो कह रहे हैं unlike golf and tennis, गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स विथ इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल्स। तो कह रहे हैं कि गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने औद्योगिक या मानव निर्मित सामग्रियों के साथ अपने उपकरणों का पुनर्निर्माण करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विच इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल्स। तो गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने औद्योगिक या मानव निर्मित सामग्रियों के साथ अपने उपकरणों का पुनर्निर्माण बनाने से इनकार कर दिया। प्लास्टिक, फाइबर ग्लासेस एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास यानी सीसा, जो फाइबर सीसा होता है, और धातु को सख्ती से खारिज कर दिया गया। तो देखो टेनिस और फुटबॉल की तरह क्रिकेट ने क्या करा, अपने जो उपकरण थे उनको औद्योगिक या जो मानव निर्मित सामग्रियां थी उससे दोबारा से उनको पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया,
ठीक है। और जो प्लास्टिक या फाइबर ग्लास और जो मेटल था, यानी प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और जो धातु था, उसको तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, उनको सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव मीन्स होता है सुरक्षात्मक, इक्विपमेंट मीन्स होता है औजार। क्रिकेट हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना, टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन सुरक्षात्मक उपकरणों के मामले में क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्रिकेट तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित हुआ। द इन्वेंशन ऑफ वॉल्केनिस्ट रबर led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials। तो कह रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ vulcanized rubber led to the introduction of पैड्स इन 1848। तो पैड जो पहनते हैं पैरों में, उसकी बात की गई है यहाँ पर। तो जो वेल्कनाइजर रबर के आविष्कार ने 1848 में पैड की शुरुआत की। जो वल्क वाले रबर होते हैं, तो जो उनकी जो है, उन्होंने क्या, किसकी शुरुआत करी, उनको इन्होंने किस चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया, किस चीज़ की शुरुआत करी, उन्होंने पैड की 1848 में। तो वेल्कनाइज्ड रबर ने के आविष्कार ने 1848 में पैड की शुरुआत की। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टर वर्ड्स, और जल्द ही उसके बाद सुरक्षा जरूरी, और जल्द ही बाद में सुरक्षात्मक दस्तानों की भी। ठीक है, तो वेल्कनाइज्ड रबर ने 1848 में पैड की शुरुआत की और जल्द ही उसके बाद सुरक्षात्मक दस्तानों की भी करी। ग्लव्स मीन्स होते हैं दस्ताने। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल, और आधुनिक खेल हेलमेट के बिना अकल्पनीय थे, जो धातु और कृत्रिम हल्के पदार्थों से बना है। तो देखो, आप कह रहे हैं कि जो क्रिकेट है उसने जो इंडस्ट्रियल, औद्योगिक या मैन मेड जो मटेरियल थे, उनसे अपने टूल को परिवर्तित करने से मना कर दिया, और जो प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल को तो उन्होंने सख्त से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की मामले में, यानी सुरक्षात्मक जो औजार थे, उपकरणों के मामले में क्रिकेट तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित हुआ। जो भी इसमें चेंजेज आए उनसे क्रिकेट प्रभावित हुआ। फिर वो जो कह रहे हैं कि वॉल्कनाइज्ड रबर जो का जब आविष्कार हुआ, तो उसने किसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसने पैड का, यानी उससे जो पैड जो पहनते हैं पैरों में बांधते हुए पैड, उसका 1848 में उसका आविष्कार किया उसने, उसकी शुरुआत की। और फिर उसके बाद उसने उसी से सुरक्षात्मक जो दस्ताने पहनते हैं उसकी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो हेलमेट है, जो आधुनिक खेल है अभी का, वह हेलमेट के बिना अकल्पनीय था, जो धातु और कृत्रिम हल्के पदार्थों से बना था। तो देखो, पहले से लोग पहनते नहीं थे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जब क्रिकेट को उसका एक तरफ से देखा जाए तो परिवर्तन हुआ उसमें, तो धीरे धीरे ग्लव्स, पैड और हेलमेट भी, ये सब चीज़ें भी आई। देखो, अब यहाँ पर आपको दिखाया जैसे अ रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम बीइंग प्लेड इन अ विलेज इन द हिमालयाज 1894। देखो, इस तरह से क्रिकेट खेला जाता था गाँव में हिमालय के। नोटिस द होम मेड विकेट्स एंड बैट। देखो, ये होम मेड विकेट हैं, कर्व्ड आउट ऑफ रफ बिट्स ऑफ वुड, जैसे वुड लकड़ी से बने हुए। ठीक है, ये तो इस तरह से है। नाउ
The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. तो देखो, द ऑरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे. भारतीय क्रिकेट की उत्पत्ति बॉम्बे में हुई. द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोराथियंस, द पारसीस. और खेल खेलना शुरू करने वाला पहला भारतीय समुदाय पारसी जोरेथियन का छोटा पारसी लोगों का छोटा समुदाय था. तो देखो, वो कह रहे हैं कि एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम, और खेल खेलना शुरू करने वाला पहला भारतीय समुदाय द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरेथियंस, द पारसीस. जोरोस्ट्रियन पारसी लोगों का छोटा समुदाय था. ठीक है, तो जो पहले भारतीय जो समुदाय था जो इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया, वो जोरोस्ट्रियन का छोटा सा पारसी लोगों का समुदाय था. Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि brought into close contact with the ब्रिटिश के साथ निकट संपर्क में आने के कारण, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, क्योंकि उनका व्यापार में उनकी रुचि के कारण. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, ब्रिटिश के साथ निकट संपर्क में आए, व्यापार में उनकी रुचि के कारण वे क्या हुआ, ब्रिटिश के साथ निकट संपर्क में आए. ठीक है, ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड. तो व्यापार में उनकी रुचि के कारण वे ब्रिटिश के साथ निकट संपर्क में आए. कौन? पारसीज. एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, और पश्चिमीकरण करने वाली पहला भारतीय समुदाय. द पर्सिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. पर्सियों ने 1848 में मुंबई में पहले क्रिकेट संघ, ओरिएंटल क्रिकेट संघ की स्थापना की. तो देखो, जो पर्सियन थे वही क्या थे, भारत में पहले क्रिकेट खेलने वाले थे. तो अब उन्हें इंटरेस्ट था किसमें, व्यापार में उन्हें इंटरेस्ट था. तो इसलिए वो क्या हो गए, ब्रिटिश के काफ़ी नज़दीक आ गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ट्रेड में, व्यापार में. तो इस वजह से वो जो ब्रिटिश हैं उनके करीब आ गए उनके. और वो पहले जो पश्चिमीकरण करने वाली पहला भारतीय समुदाय था. ठीक है, पारसीज का. और द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. और 1848 में मुंबई में पारसियों ने पहले क्रिकेट संघ, ओरिएंटल क्रिकेट संघ की स्थापना की. तो देखो, जो पारसी थे, तो जो पहला तो जो क्या है, वो हमारे देश में पहले भारतीय समुदाय था जो तो क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय समुदाय थे. और ब्रिटिश के साथ वो निकट संपर्क में आए, क्योंकि उनकी जो थी व्यापार में क्या थी, रुचि थी. तो उस व्यापार में रुचि होने के कारण वे ब्रिटिश के संपर्क में भी आए, निकट संपर्क में. और वे पश्चिमीकरण करने वाला पहला भारतीय समुदाय था. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पारसियों ने 1848 में मुंबई में पहले क्रिकेट संघ, जिसका नाम उन्होंने लिखा ओरिएंटल क्रिकेट संघ, उसकी स्थापना की. किसने? पारसियों ने.
यहाँ पर देख सकते हैं द पारसी टीम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886। तो पारसी जो टीम थी वो पहली टीम थी जो इंग्लैंड 1886 में इंग्लैंड के दौरे में गई। नोट दैट अलोंग विद द ट्रेडिशनल क्रिकेट फेनलेंस दे वेयर पारसी कैप्स। तो देखो जो है कि वो कैसी कैप पहनते थे, कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल क्रिकेट होने के कारण वे कौन सी कैप पहनते थे, पारसी कैप पहनते थे, देखो क्रिकेट खेलते वक्त में। तो इस तरह से उन्होंने 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की बॉम्बे में। पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी क्लब बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड वाडियाज। तो कह रहे हैं तो जो पारसी संघ था उसको जो पैसे दिए जाते थे, उसका जो फंड दिया जाता था, उसको अनुदान दिया जाता था और उसका जो प्रायोजित किया जाता था उन्हें, वो पारसी व्यापारी जैसे टाटा और वडीज के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। पारसी संघ का अनुदान और उन्हें प्रायोजित पारसी व्यापारियों जैसे टाटा और वाडीज द्वारा किया गया। तो वही उनको अनुदान भी देते थे और वही उनका स्पॉन्सर्ड भी करते थे, उन्हें प्रायोजित भी करते थे। तो मीन्स वो जो बिजनेसमैन थे वही उन कंपनी उस जो संघ था उसको अनुदान भी देते थे, उन्हें पैसे भी देते थे और वही उनको कहीं पर प्रायोजित करते थे। द वाइट क्रिकेट एलीट इन द इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द इंथ्यूसिस्टिक पारसीज। तो कह रहे हैं द वाइट क्रिकेट जो श्वेत क्रिकेट अभिजात वर्ग ने उत्साही पारसी को कोई मदद नहीं दी। तो जो श्वेत क्रिकेटर थे, वाइट क्रिकेट, यहाँ पर जो श्वेत क्रिकेटर्स थे यानी इंग्लैंड के, तो उन्होंने जो पारसी जो उत्साही इंथ्यूसिस्टिक मीन्स होता है उत्साही जो पारसी खिलाड़ी थे उन्हें कभी उन्होंने कोई हेल्प नहीं दी। ठीक है, तो द वाइट क्रिकेट इलियट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू इंथ्यूसिस्टिक पारसीज। श्वेत क्रिकेट अभिजात वर्ग ने उत्साही पारसी को कोई मदद नहीं दी। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना a whites only club and Parsi cricketers over the use of a public park। वास्तव में बॉम्बे जिमखाना एक श्वेतों का संघ और एक सार्वजनिक पार्क के उपयोग पर पारसी क्रिकेटर्स के बीच में झगड़ा हो गया। तो देखो कह रहे हैं कि the white cricket in fact there was a quarrel between Bombay Gymkhana, a white only club, and Parsi cricketers over the use of a public park। ठीक है, तो जो वास्तव में बॉम्बे जिमखाना जो केवल श्वेतों का संघ था और पर्सियन क्रिकेटर्स जो थे, पर्सियन बल्लेबाज थे जो थे, उनके बीच में एक सार्वजनिक पार्क को उपयोग करने के लिए झगड़ा हो गया। तो उनके बीच में उस पार्क की वजह से झगड़ा हो गया। द पारसीज कंप्लेंड दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग ऑफ द सरफेस। तो पोलो पोनीज किनको बोलते हैं? जो पोलो खेलने में जो घोड़े यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं पोलो पोनीज। तो देखो पहले तो ये क्या था कि इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन बॉम्बे जिमखाना अ वाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। वास्तव में बॉम्बे जिमखाना जो एक श्वेतों का संघ था और पारसी बल्लेबाजों के बीच एक सार्वजनिक पार्क के उपयोग के लिए झगड़ा हो गया। द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। फारसी ने शिकायत की कि पार्क को क्रिकेट के लिए अनुपयुक्त छोड़ दिया गया है क्योंकि बॉम्बे जिमखाना के पोलो खेलने वाले घोड़ों ने उसकी सतह को खोद दिया है। देखो वो पार्क का जो ग्राउंड था वो पारसी लोगों ने ये शिकायत करी कि जो
ये जिमखान जो ये हैं बॉम्बे जिमखाना के जो पोलो खेलने वाले घोड़े हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उस ग्राउंड की सतह को खोद दिया है, जिसकी वजह से अब वो खेलने के लायक नहीं है। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white competitors, the Paris built their own gymkhana to play cricket in. तो जिमखाना देखो खाली खुली जगह होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि when it became clear, जब यह स्पष्ट हो गया कि उपनिवेशिक अधिकारियों को उनके सफ़ेद हमवतन के पक्ष में पूर्वाग्रहित किया गया था, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना स्वयं का जिमखाना बना लिया। तो देखो, व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रिजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्राइट्स। तो कह रहे हैं कि जब यह स्पष्ट हो गया कि उपनिवेशिक अधिकारियों ने, कॉलोनियल अथॉरिटीज मीन्स होता है उपनिवेशिक अधिकारियों ने उनके सफ़ेद हमवतन के पक्ष में पूर्वाग्रहित किया गया था, यानी उन लोगों को ये कहा गया था कि वह जो उनके श्वेत वाइट यानी जो हमवतन हैं उनके पक्ष में फैसला किया जाए। तो जब यह स्पष्ट हो गया था, तो पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना स्वयं का जिमखाना बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब वो पता चल गया कि जो उपनिवेशिक अधिकारियों को उनके सफ़ेद हमवतन के पक्ष में पूर्वाग्रहित किया गया था, तो फारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना स्वयं का जिमखाना बना लिया। मीन्स यहाँ पर यह है कि जब उन्हें पता चला कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं, इनको ये कहा गया है कि वह उनके पक्ष में ही, अपने जो वतन के लोग हैं उनके ही पक्ष में ये फैसला लें, तो जो पारसी लोग हैं उन्होंने अपना अलग से जिमखाना बना लिया था क्रिकेट खेलने के लिए। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. भारतीय क्रिकेट के इन अग्रदूतों के लिए पारसियों और बॉम्बे जिमखाना के बीच प्रतिद्वंद्विता का सुखद अंत हुआ। तो फिर इनकी जो प्रतिद्वंद्विता थी, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनरीज ऑफ इंडियन क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट के इन अग्रदूतों के लिए पारसियों और बॉम्बे जिमखाना के बीच प्रतिद्वंद्विता का सुखद अंत हुआ। तो फिर जो उनकी प्रतिद्वंद्विता थी, लास्ट में उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई, ठीक है। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, जस्ट 4 years आफ्टर the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नेहरूजी। तो कह रहे हैं कि a Parsi team beat Bombay Gymkhana at cricket in 1889। तो पारसी जो टीम है उसने 1889 में क्रिकेट में बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखने के ठीक 4 साल बाद, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नेहरूजी। एक संगठन जो अपने शुरुआती नेताओं के महान पारसी राजनेताओं और बौद्धिक दादा भाई नेहरूजी के बीच भाग्यशाली था। तो देखो, वो कह रहे हैं कि जो पारसी टीम है उसने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में 1889 में हरा दिया, जस्ट 4 years आफ्टर ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और जस्ट किसके साथ 4 साल बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखने के ठीक 4 साल बाद, ठीक है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई और 1889 में उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया। और वो कह रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग्स इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेटमैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नेरोजी। एक संगठन जो अपने शुरुआती नेताओं में महान पारसी राजनेता और बौद्धिक दादा भाई नेरोजी के बीच भाग्यशाली था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है पलवकर बालो, बॉर्न इन 1875। तो पलवकर बालो जो 1857 में पैदा हुए। एट अ टाइम व्हेन इंडिया वर नॉट अलाउड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट ही वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन स्लो बॉलर ऑफ हिज टाइम। तो जब एक ऐसा समय था जब इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो वह अपने समय के क्या थे, स्लो बॉलर थे, ठीक है, ग्रेटेस्ट स्लो बॉलर थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।